डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करने के लिए इंसान को मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बेटा, इसी तरह अगर आप मुस्तक़बिल में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको भी बहुत मेहनत करनी चाहिए और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। आज हम आपकी किताब रसूब उर्दू से चौथे हफ्ते के टॉपिक्स मुरक्कब नाकिस और इसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ तफ़हीम को समझकर पढ़ने के बाद सवालात को दुरुस्त अंदाज में हल करना भी सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक मुरक्कब नाकिस और इसकी इकसाम के बारे में है और इसे हम तारीफ़ और मिसालों के ज़रिए समझेंगे। आज के टॉपिक के तदरीसी मकासद ये हैं कि तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुरक्कब नाकिस और इसकी इकसाम को समझ सकें, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा कर सकें, मुरक्कब नाकिस की मदद से पढ़ने और लिखने की सलाहियतें बेहतर बना सकें। अब आप इस तस्वीर की वजाहत कीजिए। जी, ये आपका मशहूर रिसाला तालीम व तरबियत है जिसे आप बहुत शौक़ से हर महीने ज़रूर पढ़ते होंगे, मगर क्या आपने इसके नाम पर गौर किया है? इसका नाम दो अल्फाज तालीम और तरबियत से मिलकर बना है। इस तरह से बनाए जाने वाले बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब नाकिस की तारीफ़ से पहले मुरक्कब की तारीफ़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब नाकिस की तारीफ़। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में ना आए। मसलन, नेक आदमी, मेरा घोड़ा, ठंडा पानी। इन मिसालों से कोई भी बात वाज़े नहीं हो रही और सुनने वाले को मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आ रही। मुरक्कब नाकिस की इकसाम। नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब अतफ़ी, नंबर 4 मुरक्कब अददी। मुरक्कब इज़ाफ़ी दो इसमों में ताल्लुक़ पैदा करना इज़ाफ़त कहलाता है। मसलन, महमूद की किताब, खुदा का बंदा, शायर मशरिक़। इन तीनों मजमूओं में किताब का ताल्लुक़ महमूद से, बंदे का ताल्लुक़ खुदा से और शायर का ताल्लुक़ मशरिक़ से पैदा किया गया है। ऐसे मुरक्कबात को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। वो मुरक्कब जो सिफ़्त और मौसूफ़ से मिलकर बने मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। मसलन, ज़हीन लड़की में ज़हीन सिफ़्त है और लड़की मौसूफ़। इसी तरह सुर्ख फूल, मीठा आम। मुरक्कब अतफ़ी वो मुरक्कब है जो दो इसमों को आपस में मिलाने का काम देता है। इन दो इसमों को मिलाने के लिए वाव या और इस्तेमाल होता है। मसलन, कलम और दवात, सुबह शाम, पहाड़ और दरिया। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब है जो किसी इसम की तादाद या गिनती को ज़ाहिर करे, जैसे 10 किताबें, 20 कुर्सियाँ, 5 सेब। मुरक्कब नाकिस और इसकी इकसाम को समझने के बाद अब आप रसूब उर्दू सफ़ा नंबर 97 को किताब पर हल कीजिए। अब आप रसूब उर्दू सफ़ा नंबर 126 पर दी गई तफ़हीम को गौर से पढ़ेंगे
اور تفہیم کے نیچے دیے گئے سوالات کو بھی حل کریں گے۔ تفہیم کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ تفہیم کے ذریعے طلبہ یعنی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی تخلیقی صلاحیت اور ذہانت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کا ہنر سیکھ سکتے ہیں، اپنی لکھنے کی استعداد کا مطلب ہے صلاحیت، یعنی اپنی لکھنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کو بچوں اور نوجوانوں سے خاص محبت تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی سبق آموز نظمیں لکھیں، اور نظم ایک پہاڑ اور گلہری انہوں نے بچوں کے لیے 1901 میں لکھی، اور یہ نظم ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ اس نظم ایک پہاڑ اور گلہری میں پہاڑ اپنی بڑائی اور برتری کو گلہری کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور گلہری کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ اگرچہ وہ پہاڑ کی طرح بلند اور بڑی نہیں، مگر پھر بھی اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار اور بے فائدہ نہیں بنائی۔ اب آپ اس تفہیم کو 2 سے 3 بار پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مرکب ناقص اور اس کی اقسام کو تعریف اور مثالوں کے ذریعے اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تفہیم کو سمجھ کر سوالات کے درست جوابات دینا بھی سیکھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے ایک آزمائشی ٹیسٹ ہے جس پر 2 سوال دیے گئے ہیں، اور آپ ان کے سوچ سمجھ کر جوابات دیجیے۔ پہلا سوال، مرکب ناقص کی اقسام کے نام بتائیے۔ جی بالکل درست۔ مرکب ناقص کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی، نمبر 3 مرکب عطفی، نمبر 4 مرکب عددی۔ دوسرا سوال، علامہ اقبال نے نظم پہاڑ اور گلہری کب لکھی؟ جی بالکل صحیح، علامہ اقبال نے نظم ایک پہاڑ اور گلہری 1901 میں لکھی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے رسوب اردو صفحہ نمبر 97 کو کتاب پر حل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسوب اردو صفحہ نمبر 126 پر دی گئی تفہیم کو غور سے پڑھنا ہے، اور سوال 1 تا 3 کو کتاب پر حل کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیشہ خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔